बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ मी हर्षिता और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ और क्लासेस समझ में आती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंध रखता है? तो अगर हम एग्जाम्पल को ऑप्शंस को देखें तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, वो किस में दिया गया है? 19 से 22 में दिया गया है। हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में। समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो 23 से 24 में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब राइट टू रिलीजन क्या हमारा 25 से 28 में दिया गया है। तो अगर हम देखें तो 14 और 18 किस में आता है? समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी में आके हमारा 14 भी, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कहता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि जो भारत का संविधान है, जो नियम कानून लॉ है, उसके सामने हर नागरिक भारत का बराबर होगा। देखिए, और भारत का संविधान किसी भी नागरिक को अलग नहीं देख सकता है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सर्टिफिकेट टू द मनी बिल। जो हमारा वित्त विधेयक होता है उसको प्रमाण पत्र कौन देता है? मनी बिल को सर्टिफिकेट कौन देता है? तो इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष है वो देता है सर्टिफिकेट, मतलब उसको प्रमाण देता है कि कोई भी बिल जो पास हो रहा है वो मनी बिल है या नहीं। एक फाइनेंस बिल होता है, एक मनी बिल होता है, तो उसको फाइनेंस बिल को भी वो घोषित करने वाला जो है वो लोकसभा स्पीकर ही होता है कि वो मनी बिल है या नहीं। और मनी बिल जो है वो पास किया जाता है अगर लोकसभा से और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है तो उसको 14 दिन तक जो राज्यसभा मेंबर्स जो है वो उसको रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने दिन तक रख सकते हैं। तो 14 दिन तक ये उसमें अपना कुछ सुझाव ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा के मेंबर पे डिपेंड करता है कि उसके सुझाव को माने या ना माने। ओके, तो इसका आंसर हमारा है लोकसभा अध्यक्ष, जो मनी बिल को सर्टिफाई करता है कि वो मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट फ्रॉम द शेड्यूल हैज़ बीन गिवन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन 2। मतलब जो हमारे भारत में जो एक किसी भी जाति को मतलब एक लिस्ट में, शेड्यूल में, अनुसूची में डालने के लिए हमें किसकी मतलब किसको शक्ति ये दी गई है या उसको निकालने या किसी भी जाति को इंक्लूड करने की? तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, वो भी क्या? लॉ के बेसिस पे, पार्लियामेंट बाय लॉ। बिना लॉ के पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है। और जब लॉ एक प्रोसीजर के बाद कोई भी अगर कास्ट है, न्यू कास्ट है, उसको हटाना है शेड्यूल लिस्ट से या फिर उसको इंक्लूड करना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर है हमारा पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब जनरली नॉट फाउंड इन अदर कंट्रीज। जो कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसमें कौन सा एक कंसेप्ट है जो कि अन्य देशों में नहीं पाया जाता है? तो ये जो जीरो आवर मतलब शून्य काल का कंसेप्ट है, जिसमें कि लोग मतलब जो संसद के मेंबर होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दों पर, जो कि बिना नोटिस के 10 दिन तक की जा सकती है। किसी भी बात पर डील कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो ज़ीरो आवर है वो किसी और देश में नहीं है। बाकी ये स्पीच बाय प्रेसिडेंट, क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये सब जो है वो और भी कंट्रीज़ में है, लेकिन ज़ीरो आवर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में पास हुआ था, वो पूरे भारत को कितने राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया? तो ये आंसर है 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़, जो 1956 के एक्ट के बाद डिवीज़न हुआ था। और फिर धीरे धीरे ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ 9, अभी जैसा है कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये सिस्टम में वो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसके अंडर में ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? मतलब कि जो हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग का लगा सकते हैं, मतलब उसको हम हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं उसका। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंडर हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या है? वो यूनियन गवर्नमेंट के एक्ट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के एक्शन को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में उसको डील करती है। यूनियन गवर्नमेंट का जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्शन होगा उसको डील करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि अगर वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपना एक्शन ले सकता है। ये है आर्टिकल 356 में। फिर आर्टिकल अगर 35 की कहें तो ये लॉ बनाने की पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब किसी को, ठीक है। और जो आर्टिकल 76 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसके अपॉइंटमेंट की बात करता है। अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है वो, कि जज अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अटॉर्नी जनरल कैसे वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बारे में ये डील करता है। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 में अनुच्छेद 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो CAG होता है, जो महालेख और नियंत्रक परीक्षक जो ऑडिट वगैरह करता है, तो वो जो है वो क्या है कि किसका अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है म्युनिसिपल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ होती है वो लोकल बॉडीज़ के को ऑडिट नहीं करता, उसके अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता है। बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिप गवर्नमेंट कंपनीज और यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ओके, बट इन केस, इन एक्सेप्शन, इन स्पेशल केस वो लोकल बॉडीज़ में भी कर सकते हैं, जैसे पंचायत में भी वो ऑडिट हो सकता है। लेकिन अगर हम जनरल केस में देखें तो वो लोकल बॉडीज़ के को ऑडिट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ 2 हाउसेस? मतलब लोग एक शब्द आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं जिसमें 2 हाउसेस होती है, 2 सदन होते हैं। तो कौन सा प्रदेश, कौन सा राज्य है जिसमें कि 2 सदन है, वो बाई कैमरल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस में देखें तो इसका आंसर जो है वो कर्नाटक है। तो हमारे भारत में कौन कौन से देश जो है वो, हमारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं जो कि हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेचर में इंक्लूड हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, कर्नाटक तो है, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना एंड यूपी, ये हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, तो अगर हम देखें कि 2 हाउसेस कहाँ हैं तो वो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा शारदा एक्ट डील्स विथ, शारदा एक्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम जो है वो क्या है? शारदा एक्ट हमारा क्या है? चाइल्ड मैरिज पे मतलब कि वो चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करता है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ये एक एक्ट लाया गया था, कब? 28 सितंबर 1920
29 में ये लाया गया था, जिसके अंडर में लड़कियों की एज जो है वो 14 ईयर्स कर दी गई थी और लड़कों की 18 ईयर्स कर दी गई थी, जो कि अब और बढ़ा करके गर्ल्स की मैरिज एज 18 ईयर्स कर दी गई है और बॉयज़ की मैरिज एज 21 कर दी गई है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि अब गर्ल्स की मैरिज एज भी 21 करने की बात हो रही है, तो इट्स बेटर कि होनी चाहिए, ठीक है। तो शारदा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बनाई गई थी। फिर है आशा, जो है एक प्रोग्राम है, वो किस लिए? आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये क्या है? ये एक मतलब कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए ये है, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब आशा क्या एक कार्यक्रम है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है और ये 2005 में लाया गया था, जो कि प्राइमरी मतलब कि मेडिकल फॉर माइनर, मतलब कोई भी अगर छोटी मोटी बीमारियां होती है तो उसके लिए प्राइमरी मेडिकल देने के लिए ये आशा का इंक्लूज़न किया गया था। ओके, तो इसका आंसर है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क। जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन है निम्न इसमें से कौन सा देश जो है वो उसका सदस्य नहीं है। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वो कुछ 8 देशों का संग्रह है। उसमें से जो ऑप्शन है इसमें कौन कौन नहीं है, इसमें सार्क में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, उसके बाद है क्या हमारा अफ़गानिस्तान और मालदीव्स, ठीक है। ये 8 मालदीव्स जो है वो 8वां देश है और अफ़गानिस्तान को रिसेंटली कब ऐड किया गया है? 2007 में। इसमें से जो ऑप्शन है उसमें चाइना जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। चाइना क्या है? वो ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है, ठीक है। सार्क का वो ऑब्जर्वर है लेकिन वो एक मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वॉज स्टार्टेड इन। जो महिला सशक्तिकरण की जो राष्ट्रीय नीति है वो किस साल आई थी? तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे मार्च 2001। मार्च 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट को लाया गया था, जब जिससे कि क्या हुआ कि पॉलिटिकली मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए 50% जो है वो महिलाओं के लिए सीट्स रिज़र्व कर दी गई। कहाँ? लोकल बॉडीज़ में और 33% तक स्टेट असेंबली में, ठीक है। स्टेट असेंबलीज़ में रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, ठीक है। तो ये आया था मार्च 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले, वो किस अनुच्छेद के अंदर में, मतलब संविधान की किस अनुच्छेद की सहायता से इसे हटाया गया? तो इसका आंसर हमारा है आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत के का एक अनुच्छेद उसमें दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में हम देखें तो राइट टू लाइफ की बात की गई है और मतलब अपने पर्सनल लिबर्टी की, राइट टू लाइफ अपना जीवन का अधिकार और अपना स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 14 में जो है वो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है और आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब आर्टिकल 29 में क्या जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम जिससे जो प्रजाति होती हैं वो और क्या उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइंस टू होम शुड ही सेंड हिज रेजिग्नेशन। मतलब कि अगर जो संसद का अध्यक्ष होता है, लोकसभा संसद का, ठीक है, तो वो अगर अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको भेजेगा?
तो इसका उत्तर है कि वो संसद के उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को वो भेजेगा, क्योंकि और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपने उसका पार्लियामेंट का वो कंट्रोल ले लेता है, वो लोकसभा स्पीकर का प्लेस लेता है, वो सारे उसके ड्यूटीज़ जो है लोकसभा स्पीकर के वो उसके डिप्टी स्पीकर के पास आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की अभी की हम अगर करंट बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ है 245। ठीक है, 245, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्टेड है, मतलब चुनाव किए गए हैं, प्लस 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं। और लेकिन अगर हम देखें कि कुल क्या है, तो जो स्ट्रेंथ पूछते हैं, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी क्षमता, तो वो है 250। ठीक है, 250 जो उसकी क्षमता है वो 250 मेंबर्स तक हो सकता है। ठीक है, ये राज्यसभा की बात है। ठीक है, तो आंसर हमारा 250 हो जाएगा, ना कि 245। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा में अभी की बात करें करेंटली तो 543 मेंबर्स हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ वो 552 है। ओके, लेकिन अभी करेंटली 543 है। तो हमारा 15 क्वेश्चंस हो गया है। आई होप सबको समझ में आया है। फॉर एनी टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी अगर मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, ओके, जय महामना, थैंक यू।